नमस्कार, वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू योर ऑन यूट्यूब चैनल अनीस सर ऑफिशियल। बेसिक मैथ्स का लास्ट लेक्चर सोच रहे हैं कंप्लीट कर दें, काफी कुछ हो गया और फिजिक्स भी पढ़ाना है। और इसके बाद जो बच्चे जे मेन का प्रिपरेशन कर रहे हैं, अभी हम डायरेक्ट जे एडवांस में नहीं जा रहे हैं, पहले ही बता दे रहे हैं। जिनको जे एडवांस की तैयारी करनी है वो बच्चे इस वीडियो से दूर रहें, और जिनको नीट जे मेन का प्रिपरेशन करना है उनके लिए बहुत अच्छा कंटेंट मिलेगा, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बस शुरुआत से जुड़े रहें आप लोग, है ना। बेसिक मैथ का लास्ट लेक्चर कर देते हैं, उसके बाद कल से और थोड़ा बहुत आप लोग सब्सक्राइबर वगैरह बढ़ाइए कि हम लाइव आ सके। हम चाह रहे हैं कि लाइव आके आप लोग को डायरेक्ट PYQ जितने सारे सवाल हैं, कम से कम पर वीडियो 50 सवाल तो करेंगे, ठीक है। ये हमारा एक अनुमान है, बाकी देखते हैं कर पाते हैं कि नहीं। फिलहाल के लिए बेसिक मैथ्स में जो कुछ बचा हुआ है छोटा छोटा बात, उसको आज खत्म करते हैं। चलिए, तो आज हम ले रहे हैं आपका बेसिक मैथ्स का लास्ट लेक्चर, जिसमें अभी सबसे पहली बार हम पढ़ाने वाले हैं मैक्सिमा मिनिमा। तो इसको देख लीजिए, काफी यूज होता है फिजिक्स में इसका, है ना, मैक्सिमा एंड मिनिमा। चलिए, मैक्सिमा मिनिमा क्या है हम आपको ग्राफ से समझाने की कोशिश करते हैं। ऐसे आप लोग मैक्सिमम और मिनिमम तो जानते होंगे, है ना। सबसे पहली बात तो ये बता दें आप लोगों को कि जब भी हम कभी ग्राफ प्लॉट करते हैं मैक्सिमा और मिनिमा का, तो इस दोनों केसेस में जो ग्राफ का स्लोप होता है वो सेम आता है। क्या सेम आता है समझिए। ये हम मिटाई दे रहे हैं, नीचे एक्स्ट्रा ले लिए, इसका कोई काम है नहीं। चलिए सिंपल, अगर मान लीजिए यही कोई ग्राफ है, कुछ भी ऐसे y = fx का, तो आप इस फंक्शन में देखें कि अगर हम कोई मैक्सिमम पॉइंट चुनते हैं, हम इधर का ग्राफ कट ही कर देते हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि इधर भी कहीं मैक्सिमा है ना। मैक्सिमम पॉइंट पे देखिए और एक पॉइंट हम यहां ले लेते हैं मिनिमम, है ना। तो इस वाले पॉइंट को हम सब बोलेंगे ये कौन सा पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है मैक्सिमा और ये वाला पॉइंट है मिनिमा, है ना। मैक्सिमा है और मिनिमा है, दोनों में आप देखिएगा ध्यान से कि जो ग्राफ का स्लोप है, जो ग्राफ का स्लोप है, ये भी देखिए। स्लोप बनाने के लिए हम क्या करते हैं, आप सब जानते हैं, किसी भी कर्व का जो स्लोप होता है वो उसका टेंजेंट बताता है। किसी भी कर्व पे कोई भी पॉइंट पे अगर आपको पता करना है कि हाँ स्लोप क्या है, तो उस पॉइंट पे आप एक टेंजेंट ड्रॉ करें। टेंजेंट का मतलब क्या होता है, बस टच करके एक लाइन खींचिए। यहां पे भी जब हम एक लाइन खींच रहे हैं तो कुछ ये इस तरह से बनेगा। अब आप ध्यान से देखिए, ये दोनों लाइन किसके साथ पैरेलल है, एक्स एक्सिस के साथ पैरेलल है ना। यानी अगर इस लाइन का कुछ भी हम नाम दे देते हैं, लेट्स से दिस लाइन इज L एंड दिस लाइन इज M। अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे जो लाइन L है ये भी पैरेलल है एक्स एक्सिस के, और जो लाइन M है ये भी पैरेलल है एक्स एक्सिस के। मतलब क्या है कि इन दोनों के बीच का जो एंगल है ये कितना है, 0 डिग्री है, और ये भी पैरेलल है, तो इन दोनों के बीच का भी एंगल कितना है, 0 डिग्री है। अब खास बात यह है कि जब भी कभी आपसे कोई स्लोप के बारे में बात करे तो स्लोप क्या होता है, स्लोप होता है tan थीटा। क्या होता है स्लोप, tan थीटा, साधारण तौर पे जो हम पढ़ते हैं। अब अगर आप इसमें थीटा की वैल्यू रखो, चाहे इस वाले के लिए रखो, तो भी आपको यहाँ पे अगर थीटा 0 है तो tan थीटा भी क्या मिलेगा आपको, tan थीटा 0 मिलेगा। इस वाले पार्ट के लिए भी tan थीटा क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। अगर थीटा 0 है, tan थीटा 0, और इसी को हम क्या बोल रहे हैं, स्लोप है। क्या है ये, स्लोप है। अच्छा, स्लोप आप सब 10th में थोड़ा बहुत पढ़े होंगे इसके बारे में कि ये स्लोप को हम y/x भी लिखते हैं। क्या लिखते हैं, y/x, ऐसे। चलो हम पूरी बात बता देते हैं, अगर आपके दिमाग में घुस जाए तो सब बहुत बढ़िया। स्लोप को हम y/x लिखते हैं, स्लोप को हम y2 - y1 डिवाइडेड बाय x2 - x1 लिखते हैं। इसी को हम डेल्टा y/Δx लिखते हैं। जब लिमिट अप्लाई करते हैं तो ये चीज dy/dx भी बनता है। ये सब के सब क्या है, स्लोप है। इसके अलावा और भी है, आप लोग स्ट्रेट लाइन में पढ़े होंगे, y = mx + c। स्लोप को हम m भी लिखते हैं, स्लोप को हम tan थीटा भी लिखते हैं। यहां हम सिर्फ आपको ये बताना चाह रहे हैं कि जो स्लोप है वो 0 है। क्या है, 0 है। स्लोप 0 है, इसका मतलब यहां का जो dy/dx होगा वो भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो फॉर मैक्सिमा एंड फॉर मिनिमा, मतलब दोनों केस के लिए जो dy/dx की वैल्यू है वो है 0।
dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। किसके लिए? हम मैक्सिमा की बात करते हैं तो भी, और अगर हम मिनिमा की बात करते हैं तो भी, दोनों केस के लिए, है ना। मैक्सिमा के लिए भी dy बाई डी एक्स 0 है और मिनिमा के लिए भी dy बाई डी एक्स 0 है। तो ये हुआ मैक्सिमा मिनिमा का। बात है कि आप इतना सब कुछ याद रखेंगे क्या? नहीं। एक तो आप ये याद रखिएगा कि ग्राफ का नेचर कैसा होता है, ग्राफ पे स्लोप कैसे बनाते हैं मैक्सिमा पे और मिनिमा पे, टेंजेंट से बनाते हैं। और इसको जो पूरी तरह से मेमोराइज करना है वो सिर्फ इतना जो हम एग्जैक्टली लिख दे रहे हैं, इसमें बिना किसी इफ नो बट के आप लिख लीजिएगा, ठीक है, कोई बहानेबाजी नहीं। चलिए 2 पॉइंट लिखिएगा, एक फॉर मैक्सिमा और दूसरा फॉर मिनिमा, ठीक, फॉर मैक्सिमा एंड फॉर मिनिमा। अगर आप मैक्सिमा के लिए लिख रहे हैं तो याद रखिएगा, अगर कोई y इक्वल टू एफ एक्स है, ये कोई फंक्शन है, यहां भी यही सेम फंक्शन हम ले लेते हैं y इक्वल टू एफ एक्स। यहां पे भी अगर आपको स्लोप की बात करें, मतलब dy बाई डी एक्स की बात करें, तो मैक्सिमा के लिए भी 0 और dy बाई डी एक्स अगर हम मिनिमा के लिए लिखें तो भी dy बाई डी एक्स का है 0। अब थोड़ा सा ग्राफ, ये जो है इसका, ये मैक्सिमा है और ये जो है इसका मिनिमा है। अब एक छोटा सा चीज और, ये तो dy बाई डी एक्स आप समझते भी होंगे, है ना, आप लोग को डिफरेंशिएशन पढ़ा है, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। अब अगर आप इसमें सेकेंड डेरिवेटिव की बात करें, मतलब इसको अगर हम एक बार और डिफरेंशिएट करें तो ये सेकेंड डेरिवेटिव क्या होगा, है ना। ये दोनों, ये जरूरी है क्योंकि ये तो याद हो जाएगा इजीली कि भैया ये तो आपको मैक्सिमा देखना है या मिनिमा देखना है, दोनों केस के लिए क्या है, दोनों में 0 है dy बाई डी एक्स। लेकिन थोड़ा सा ध्यान देखिए, जब भी कभी मैक्सिमम पॉइंट की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, मैक्सिमम पॉइंट की या मैक्सिमा की, तो इसके जस्ट बाद फंक्शन डिक्रीज होता है। क्या होता है? डिक्रीज होता है। अभी हम आपको पूरा इसको किसी प्रूफ वगैरह में नहीं लेके जा रहे हैं, बस एक सेंस दे दे रहे हैं कि आप याद रखें इस बात को किसी भी तरीके से। और जो मिनिमा है, मिनिमा के बाद ये क्या है, ये है आपका मैक्सिमा, और ये वाला क्या है, ये है मिनिमा। तो जस्ट मैक्सिमा के बाद फंक्शन डिक्रीज हुआ है और जस्ट मिनिमा के बाद फंक्शन इंक्रीज हुआ है। तो बस ये चीज आप याद रखिएगा कि फॉर मैक्सिमा एक बात तो आप याद रख ही रहे हैं, dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0। एक दूसरा बात ये याद रखिएगा कि इसका जो सेकेंड डेरिवेटिव होगा, मतलब d2 बाई डी एक्स स्क्वायर, ये जो होगा ये हो जाएगा नेगेटिव, यानी लेस देन 0, ठीक है। और इस वाले में क्या याद रखिएगा, मिनिमा वाले में देखिए कि जस्ट इसके बाद फंक्शन इंक्रीज होगा, तो इसका जो सेकेंड डेरिवेटिव होगा यानी d2 बाई डी एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा ग्रेटर देन 0। तो ये दो बात याद रख लीजिएगा, दोनों में क्या क्या याद रखिएगा, dy बाई डी एक्स और दूसरा सेकेंड डेरिवेटिव। तो दोनों में लिए ये तो कॉमन है, dy बाई डी एक्स तो दोनों जगह 0 है, चाहे आप इसकी बात करें, मैक्सिमा की बात करें, चाहे मिनिमा की बात करें, इसमें तो कोई अंतर है नहीं, देखिए दोनों में 0 है। बस इसमें याद रखिएगा कि आफ्टर मैक्सिमा फंक्शन विल बी डिक्रीजिंग एंड आफ्टर मिनिमा फंक्शन विल बी इंक्रीजिंग। सिंपल सी बात है, ठीक है, याद रह जाएगा। या इसको ऐसे याद रखिएगा कि मैक्सिमा के बाद जो ग्राफ है, ग्राफ किधर जाएगा, ग्राफ नीचे जाएगा, और मिनिमा के बाद ग्राफ ऊपर जाएगा। इतना काफी है मैक्सिमा। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका, कैसे फंक्शन मैक्सिमा मिनिमा, है ना। चलिए ध्यान से देखिएगा, अगर हम कोई सा फंक्शन ले लेते हैं, लेट से y इक्वल टू साइन एक्स, 2-3 हम लेके आपको करा देते हैं। दूसरा हम ले लेते हैं y इक्वल टू कॉस एक्स, तीसरा हम इस तरह से ले लेते हैं y इक्वल टू मिक्स करके ले लेते हैं साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, है ना। इस तरीके से 2-3 लेंगे तो आई थिंक 3 एग्जाम्पल काफी रहेगा वो समझाने के लिए मैक्सिमम मिनिमा के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब ध्यान से देखिए, अगर आपको मैक्सिमा या मिनिमा चाहिए तो सबसे पहले क्या तरीका था कि डिफरेंशिएट कर दीजिए और 0 से इक्वेट कर दीजिए। इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो बताइए dy बाई डी एक्स क्या आएगा, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन, कॉस एक्स पिछले क्लास में पढ़ाया गया है ना, डिफरेंशिएशन पिछले वीडियो में ही हुआ है। यहाँ अगर आप डिफरेंशिएट करेंगे, हम तीनों साथ में कर दे रहे हैं, तो इसका क्या होगा dy बाई डी एक्स, इसका dy बाई डी एक्स हो जाएगा माइनस साइन एक्स।
इसका अगर आप डिफरेंशिएशन करेंगे dy बाई डी एक्स तो ये कितना आ जाएगा, इसका dy बाई डी एक्स आ जाएगा साइन एक्स का हो जाएगा कॉस एक्स और कॉस एक्स का हो जाएगा माइनस साइन एक्स। तो ये हो गया हमारा dy बाई डी एक्स। अच्छा, अगर हम इसको जीरो से इक्वेट करते हैं, अगर हम इसको dy बाई डी एक्स को जीरो से इक्वेट करते हैं तो यहां क्या लिखेंगे, dy बाई डी एक्स के जगह पे cos x इक्वल टू जीरो है ना। cos x इक्वल टू जीरो जैसे ही लिखेंगे तो cos x कहां कहां जीरो होता है, cos x जीरो कहां कहां। अगर हम एक फंडामेंटल इंटरवल ले लेते हैं, आप चाहो तो जीरो से 2 पाई तक ले लेना, मतलब जीरो से 360 डिग्री तक हम सिंपल ले लेते हैं कि ये हो जाता है माइनस पाई बाई 2 पे, है ना। cos को बोल सकते हैं या तो माइनस पाई बाई 2 बोल लीजिए, प्लस पाई बाई 2 लीजिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा। हम फंडामेंटल ले लेते हैं, इसका मतलब x का वैल्यू 2 आया, एक आया प्लस पाई बाई 2 और दूसरा आया x का वैल्यू माइनस पाई बाई 2। सिंपल है। अब देखिए, अब यहां चेक कीजिए कहां क्या है, कहां मैक्सिमा है और कहां मिनिमा है। अगर x की वैल्यू आप इसमें लाके रखेंगे, ठीक है, तो बोलिए y इक्वल टू यहां से क्या मिलेगा आपको, इसको हम थोड़ा कलर चेंज कर दे रहे हैं। अगर हम y की वैल्यू यहां लिखें एट x इक्वल टू प्लस पाई बाई 2, यानी अगर हम रख देते हैं इसमें लाके वैल्यू तो साइन पाई बाई 2 कितना हो जाएगा, प्लस 1 होता है, जानते हैं 1 होता है, ये भी बोल सकते हैं। अगर यहां पे हम y का वैल्यू निकाले माइनस पाई बाई 2 पे, तो आप जानते हैं माइनस पाई बाई 2 पे क्या हो जाएगा, साइन माइनस पाई बाई 2 पे हो जाएगा। ऐसे जिनको नहीं मालूम होगा उनकी जानकारी लेके हम बता दें, साइन माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा और कॉस माइनस थीटा होता है कॉस थीटा। ठीक है, सिंपल है। यहां पर क्या है, साइन माइनस पाई बाई 2 तो लिख सकते हैं माइनस साइन पाई बाई 2 और पाई बाई 2 पे वैल्यू 1 है और आगे माइनस है, तो देखिए यहाँ पे एक जगह y का वैल्यू आया -1 और यहाँ पे y का वैल्यू आया +1। आप साइन का ग्राफ भी जानते होंगे, जिनको नहीं जानते थोड़ा सा हम बना देते हैं यहाँ पे, है ना। इस तरीके से साइन का ग्राफ है। ये देखिए ऊपर ये है मैक्सिमा और ये नीचे देखिए ये है मिनिमा। मैक्सिमा कितना आता है +1, मिनिमा कितना आता है -1। सिंपल है। तो इस तरह से क्या करना, आपको डिफरेंशिएट करना है और उसको जीरो से इक्वेट कर देना है। आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे मैक्सिमा कहाँ पे आ रहा है और मिनिमा कहाँ पे आ रहा है। सिमिलरली अगर हम इसको इक्वेट करते हैं, dy बाई डी एक्स को जीरो लिखते हैं, मतलब क्या लिखेंगे, माइनस साइन एक्स इक्वल टू जीरो या साइन एक्स इक्वल टू जीरो। साइन एक्स कहाँ कहाँ जीरो होता है, इसमें भी वही बात है, जीरो पे हो सकता है साइन 0 0, इसके बाद पाई पे होता है तो एक्स की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, जीरो हो सकती है एक्स की वैल्यू, एक्स की वैल्यू पाई हो सकती है या कोई भी 2 पाई 3 पाई, है ना। इस सब जगह पे जीरो होता है, हम दो ही लेते हैं फंडामेंटल, जीरो और पाई। ठीक है, अब यहां ध्यान से देखिए क्या है, cos x का है। हम आपको ग्राफ भी बना के दिखा देते हैं। cos x का ग्राफ कैसा बनता है, cos x का ये वाला ग्राफ है, यहां से स्टार्ट कीजिएगा। ठीक है, ये cos x का ग्राफ। ऐसे तो हम जान भी रहे हैं मैक्सिमा कहाँ है मिनिमा कहाँ है, लेकिन फिर भी चलो समझने के लिए, जब x का वैल्यू आप ला के रखिएगा पाई, x का वैल्यू जब पाई रखिएगा तो y इक्वल टू क्या है, cos x है, तो y इक्वल टू cos पाई, और हम सब जानते हैं 180 डिग्री पे cos का वैल्यू क्या होता है -1। ये y इक्वल टू यहाँ पे -1 आ गया। अगर जीरो रखेंगे तो y इक्वल टू क्या है, cos x है, माने cos 0 माने 1। तो ये देख लीजिए, जहां पे प्लस आया ये हो गया cos का मैक्सिमम वैल्यू और जहां पे माइनस आया ये हो गया cos का मिनिमम वैल्यू। थोड़ा सा तीसरा वाला देख लीजिए, ये वाला एग्जांपल ध्यान से अगर आप इसको देखेंगे तो कंफ्यूज नहीं होंगे, कभी नहीं होंगे कंफ्यूज, है ही नहीं कुछ इसमें। डिफरेंशिएट किए, फिर क्या करना है, जीरो पे इक्वेट करना है, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0 लिख दीजिए, यहाँ पे लेके आ जाइए तो cos x माइनस साइन एक्स इक्वल टू 0, और इसको इधर लेके जाएंगे तो साइन एक्स इक्वल टू cos x है, cos x इक्वल टू साइन एक्स, आप जैसे लिखना चाहे लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसको इधर लेके आ जाएंगे तो हो जाएगा tan x इक्वल टू 1, और tan x 1 कहां पे होता है, tan x 1 होता है tan कितने डिग्री पे, 45 डिग्री पे। 45 डिग्री को हम सब लिखते हैं पाई बाई 4 या 45 भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी। तो x की वैल्यू कितने निकल के आ गई, पाई बाई 4। पाई बाई 4 पे आप चेक कर लीजिए इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, मैक्सिमा। वैल्यू रखेंगे तो y इक्वल टू है साइन x, तो साइन
पाई बाई 4 प्लस साइन कॉस पाई बाई 4, साइन पाई बाई 4 प्लस कॉस पाई बाई 4, दोनों जगह वैल्यू कितना होता है, साइन 45 डिग्री भी 1/√2, कॉस 45 डिग्री भी 1/√2, दोनों को जब आप सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2/√2 और काट दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, √2। तो इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना आ गया, √2। इस तरह से आप मैक्सिमा निकाल सकते हैं। मिनिमा भी दिखाएं इसमें, मिनिमा तो फंक्शन क्या था हमारा, सॉरी सॉल्व करके क्या आया था, tan x इक्वल टू 1। tan x1 कहाँ होता है, tan x1 होता है, एक तो उधर हम सॉल्व करके भी बताए, tan x होता है पाई बाई 4 पे 1, फिर इसी तरह से पाई प्लस पाई बाई 4 पे 1, इस तरीके से आगे चलते जाइएगा, है ना। एक्चुअली में इसका एक फॉर्मेट, अगर जनरल फॉर्मूला की बात करें तो बनता है n पाई प्लस पाई बाई 4, ठीक है, ये बनता है। चलिए इसके बाद मिनिमा चेक करते हैं। तो अगर हम बात करें पाई प्लस पाई बाई 4 की, तो इस पे फंक्शन की वैल्यू चेक करते हैं। तो y इक्वल टू क्या था, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब इसका अगर हम वैल्यू रखते हैं पाई प्लस पाई बाई 4, तो साइन पाई प्लस पाई बाई 4 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस साइन पाई बाई 4, जिसका वैल्यू कितना, इसका वैल्यू हो जाएगा -1/√2। और सिमिलरली जब आप cos पाई प्लस पाई बाई 4 लिखेंगे तो इसकी वैल्यू माइनस cos पाई बाई 4, और ये भी -1/√2। जिनको ये समझ नहीं आ रहा, थोड़ा सा क्वाड्रेंट देख लीजिएगा। देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन कॉस दोनों पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में यहां पे भी साइन कॉस दोनों नेगेटिव, तो इसमें tan क्या हो जाएगा, tan पॉजिटिव, और इसमें भी tan पॉजिटिव। तो इसलिए हम ये कितना, ये है मान लिए पाई बाई 4, तो कितना हो जाएगा, ये वाला अगर पाई बाई 4, ये टोटल एंगल कितना, पाई प्लस पाई बाई 4 ये हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो मिनिमम वैल्यू y की कितनी आई, ये आ गई -1/√2 और फिर से प्लस -1/√2। इसको जब आप सोल्व करेंगे तो हो जाएगा -√2। अच्छा एक और तरीका वो भी समझा देते हैं आपको। देखिए अगर कभी फंक्शन आपको इस तरह से लिखा हुआ है a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा, ठीक है, तो इसका डायरेक्ट आप याद रखना, इसका मिनिमम वैल्यू -√a² प्लस b², किसका, a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा का, और मैक्सिमम वैल्यू प्लस में a² प्लस b²। ये याद ही रखिएगा, काफी लंबा चौड़ा, उतना इसके ग्राफ वगैरह में हम नहीं जा रहे। इस तरह से डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं। हमारा फंक्शन क्या था, y इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। यहां पे a कितना है, ये भी 1 है, b कितना है, ये भी 1 है, तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, इसका जो वैल्यू जाएगा मिनिमम कितना हो जाएगा, √ माइनस में 1² प्लस 1², मतलब a² प्लस b², और मैक्सिमम कितना जाएगा, तो प्लस में √1² प्लस 1², मतलब मिनिमम वैल्यू और +2 हो गया इसका मैक्सिमम वैल्यू। उसके बाद चलते हैं एवरेज। कभी अगर लिखना हो वेरिंग क्वांटिटी का, तो कैसे लिखेंगे। मान लेते हैं आपको कोई फंक्शन गिवन है y इक्वल टू f(x), यही फंक्शन है और इसका एवरेज लिखना है, तो इसका फॉर्मूला कुछ हम घुमा फिरा के नहीं बोल रहे हैं, डायरेक्ट लिख देना आपको। मान लिया जाए ये फंक्शन, ये x जो है ये वेरी कर रहा है x1 से x2 तक, तो सिंपल सा फॉर्मूला आप लगाइएगा। सबसे पहला टोटल निकालने के लिए आप क्या करोगे, y dx और डिवाइडेड बाई dx, और ये वेरी कहां से कहां तक कर रहा है, x1 से x2।
यानी अगर कभी आपको एवरेज लिखना हो y का तो वो इस तरह से आप लिखिएगा। बाकी आप y की जगह fx लगा के लिख सकते हैं, ये सभी चीजें। इस पर एक सवाल देख लीजिए, आप समझ जाइएगा। कोई भी हम उठा लेते हैं ऐसे एग्जाम्पल, ध्यान से देखिए। मान लीजिए एग्जाम्पल है, एक सिंपल सा ले लेते हैं, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, ये ले लिए। और इसका मान लीजिए आपको बोल दिया कि जो x की वैल्यू है वो वेरी करती है 1 से 2। छोटा सवाल ले लेते हैं, 1 से 2 इस तरह से अगर वेरी करती है, किसकी वैल्यू, x की। अब अगर हमको यहां एवरेज निकालना पड़े तो क्या करेंगे, फॉर्मूला वही यूज करेंगे, y का एवरेज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ y dx x1 से x2 और डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ dx x1 से x2। इसी फॉर्मूले पे आप सब कुछ लाकर रख दीजिए, सॉल्व हो जाएगा। देखिए y के जगह पे हम क्या रखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन dx, ये हो गया y की जगह पे। और जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो कर देंगे 1 से 2 डिवाइडेड बाय dx 1 से 2। और इसको सोल्व करना आप जानते हैं, इंटीग्रेशन बता चुके हैं आप लोग को। क्या करें, एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब बाई 3, एक पावर बढ़ा देना, उस पावर से डिवाइड करना था। उसके बाद ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 और एक्स का हो जाएगा 1। जिनको दिक्कत है वो अलग अलग इधर सेपरेट कर लीजिएगा। क्या लिखिएगा, एक्स स्क्वायर डी एक्स, एक्स डी एक्स और प्लस 1 का करेंगे तो सीधा डी एक्स, 1 से 2 1 से 2 1 से 2 और नीचे डी एक्स। ठीक है, 1 से 2 इस तरीके से कर लीजिएगा। सॉल्व करके ये आ गया, डिवाइडेड बाय नीचे इस तरीके से x का x dx का x ही होगा। कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, 1 से 2, और ये वाला भी कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, 1 से 2। y का एवरेज 1 रखेंगे एक बार, सॉरी आप जानते होंगे कि एक बार अपर लिमिट रखना है और एक बार लोअर लिमिट रखना है, दोनों को घटा देना है। अपर लिमिट रखेंगे कितना हो जाएगा, 2 क्यूब बाई 3 प्लस 2 स्क्वायर बाई 2 प्लस 1। ये जब हम वैल्यू रखेंगे कितना, 2 रखेंगे, और 1 जब रखेंगे कितना हो जाएगा, 1 क्यूब 1 में लिख रहे हैं, क्यूब क्या फायदा लिखने का, तो 1 बाई 3 प्लस 1 बाई 2 प्लस 1। और नीचे इसी तरीके से एक बार 2 रख देंगे, एक बार 1 रख देंगे। सॉल्व कर लीजिए इसको तो कितना हो जाएगा, हो जाएगा 8 बाई 3, 8 बाई 3 प्लस आएगा, एक 2 से एक 2 काट देते हैं तो 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 3 माइनस, इसको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम कितना, 6, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 6, डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1 1। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो 8 प्लस 9 17 बाई 3 माइनस, इसको सॉल्व करेंगे तो 2 प्लस 3 5 प्लस 6 11 बाई 6। फाइनली सॉल्व कर लीजिए, ये 6 हो गया, ये हो जाएगा 17 2 या 34 माइनस 11, सॉल्व करके आएगा 23 बाई 6। ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया इस इक्वेशन, जो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 जो हम लिए हैं, इस फंक्शन का एवरेज वैल्यू कब, जब x वेरी करे कहां से कहां तक, x इक्वल टू 1 से x इक्वल टू 2। तो इस तरह से आपको एवरेज आना चाहिए। अब एक लास्ट चीज है, उसको भी नहीं छोड़ रहे हैं, कर ही देते हैं, वो है हालांकि बच्चों वाली बात है लेकिन एक बार देखना जरूरी है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम बेसिक है। चलो एक चीज हम इसमें करते जाते हैं। सबसे पहला एकदम छोटा सा हम यूज करते हैं ट्रायंगल। ट्रायंगल का आपको एरिया आना चाहिए लिखने, पहले 2D ऑब्जेक्ट का तो एरिया लिख सकते हैं, एरिया। तो इसके दो तरह से एरिया आप लिखते हैं, एक तो आप जानते हैं कि इसका हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, जिसमें इसको हम बेस बोलते हैं, और ये वाला क्या है, हाइट है। अच्छा, अगर हम साइड अगर इसका इस तरह से कुछ ABC ले लें, ठीक है, तो इसका एक हीरोन्स फॉर्मूला भी बनता है। हीरोन्स फॉर्मूला के थ्रू हम एरिया क्या लिखते हैं, तो रूट अंडर S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C,
ये हो जाएगा। अच्छा, एस क्या है? ये है सेमी पेरीमीटर। क्या है ये? सेमी पेरीमीटर, मतलब ए प्लस बी प्लस सी बाई टू। ये हो गया एरिया वाली बात। अब ट्रायंगल में कुछ कुछ बात आपके सामने आता है कि अगर मान लीजिए इक्विलेटरल ट्रायंगल हो, है ना, तो अलग से इसको कुछ याद नहीं करना रहता, इसी में सब हो जाएगा, लेकिन इक्विलेटरल वाला आप थोड़ा सा याद रख लीजिए। इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया कितना हो जाता है? √3/4 इंटू ए स्क्वायर, याद रख लीजिएगा। ठीक। अच्छा, ट्रायंगल के बाद रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का अगर लेंथ एल है, विड्थ बी है, तो इसका एरिया कितना लिखते हैं? एल इंटू बी। कभी कभी इसका आपको डायगोनल का जरूरत पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा? √एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर इसके जगह स्क्वायर हो, स्क्वायर का साइड अगर सेम होता है, तो इसका एरिया क्या लिखोगे? साइड स्क्वायर। इसका ये डायगोनल कितना हो जाता है? तो √2a या a√2। ठीक है। अच्छा, ये हो गया ट्रायंगल और रेक्टेंगल। इसके बाद पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम अगर आपको गिवन हो और इसका एरिया का जरूरत पड़ जाए, तो इसमें भी वही है, ए इंटू बी, यानी लेंथ इंटू विड्थ। इस तरह, हालांकि इसको लेंथ विड्थ नहीं बोलते, ए इंटू बी। ठीक है। अगर इसके जगह आपको रोम्बस गिवन हो, रोम्बस, रोम्बस का एरिया कितना? सीधा एरिया ए स्क्वायर। ठीक। अच्छा, और भी आगे चलते जाते हैं। चलिए आगे चलते हैं। सर्कल। सर्कल अगर आपका आर रेडियस का हो, तो इसका एरिया कितना लिखते हैं? πr²। इसका पेरीमीटर कितना होता है, यानी सरकमफ्रेंस कितना होता है? 2πr। सर्कल हो गया। इसके बाद चलते हैं सेमी सर्कल। सेमी सर्कल अगर इस तरह से है, आधा है, तो आप जान ले रहे हैं, अगर रेडियस r है, तो इसका एरिया तो πr²/2। इसका कितना हो जाएगा सरकमफ्रेंस? तो πr प्लस 2r, और इसमें से r कॉमन कर देंगे, कितना हो जाएगा? पाई प्लस 2। ये हो गया। इसके बाद चलते हैं हम 3D ऑब्जेक्ट पे। 3D ऑब्जेक्ट में कौन कौन सा है? तो क्यूब, क्यूबाइड। क्यूबाइड में क्या है? देखिए, क्यूब बना देते हैं सबसे पहले। क्यूब में क्या होता है? लेंथ विड्थ हाइट सब कुछ बराबर होता है। तो इसका अगर कभी एरिया पूछे, तो टोटल कितने फेस होते हैं? 6, और हर एक फेस का एरिया कितना? a²। तो कितना हो जाएगा? 6 इंटू a²। बहुत बढ़िया। इसके अगर वॉल्यूम की बात करें, तो वॉल्यूम कितनी? a³। इसी तरह से अगर क्यूबाइड, क्यूबाइड में क्या है? क्यूबाइड में लेंथ विड्थ हाइट सब कुछ अलग अलग होता है ना। मान लेते हैं इसका लेंथ है, विड्थ है, ये हाइट है, तो इसका कितना हो जाएगा? इसका दो फेस ऐसा होगा, नीचे वाला और ऊपर वाला, जिसका एरिया बराबर, लेफ्ट राइट का एरिया बराबर और फ्रंट बैक का एरिया बराबर, है ना। तो इसका जो एरिया लिखेंगे वो कितना लिखेंगे? 2 टाइम्स LB BH प्लस HL। एरिया हो गया। वॉल्यूम लिखना पड़े तो क्या लिखोगे? L इंटू बी इंटू एच। ये हो गया क्यूब क्यूबाइड। इसके बाद स्फीयर। स्फीयर का जब आप एरिया लिखेंगे, तो एरिया कितना हो जाएगा? एरिया टोटल सरफेस एरिया, जो सरफेस का एरिया वो कितना हो जाएगा? वो होता है 4πr²। इसका वॉल्यूम कितना? 4/3πr³। स्फीयर के बाद बस इतना याद रखना, ज्यादा डिटेल नहीं लेके जा रहे हैं। स्फीयर के बाद अगर हेमी स्फीयर की बात करें, हेमीस्फेयर, हेमीस्फेयर अगर हम बनाते हैं,
r रेडियस का। तो इसका जो एरिया होगा टोटल, वो एक तो ऊपर वाला एरिया टोटल है 4r², बड़े वाला स्फीयर का यानी होल स्फीयर का, तो हाफ स्फीयर का कितना हो जाएगा 2πr², और प्लस ये जो नीचे हाफ कटिंग दिख रहा है वो सर्कल जैसा बनेगा, उसका एरिया कितना πr²। तो टोटल कितना हो जाएगा सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा 3πr²। अगर इसके वॉल्यूम की बात करें तो होल स्फीयर की वॉल्यूम से हाफ, तो हाफ वॉल्यूम कितना लिखेंगे यहाँ 4/3πr³ है, तो इसको लिखेंगे 2/3πr³, ये हो गया। अच्छा, इसके बाद एक कोन, कोन का ये क्या है स्लैंट हाइट है, तिरछी ऊंचाई l। अगर इसका रेडियस r ले लें स्मॉल, इसकी हाइट कितनी बनेगी ये h, स्लैंट हाइट की वैल्यू l = h² प्लस r²। इसका एरिया कितना, तो πrl, ये इसको हम सब बोलते हैं इसका कर्व सरफेस एरिया। कौन सा है, कर्व सरफेस एरिया। अगर टोटल सरफेस एरिया पूछा है, ये कर्व सरफेस का πr×l प्लस नीचे वाले का सरफेस एरिया, नीचे एक सर्कल जैसा बन रहा है उसका एरिया कितना हो जाएगा πr²। इसमें से अगर कॉमन करके आप लिखेंगे तो πr कॉमन कर दें तो कितना हो जाएगा r + l, ये कोण हो गया। तो और भी है थोड़ा थोड़ा, आप देख लीजिएगा जो 10th वाला सा फॉर्मूला इस्तेमाल होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में। और अगला वीडियो होगा आपका यूनिटेड मेजरमेंट्स का या मोशन इन स्ट्रेट लाइन का। आप लोग बता देना कौन सा पहले स्टार्ट करें। ऐसे तो यूनिट डायमेंशन के बारे में आप सब जानते होंगे कि उसमें पूरा फिजिक्स का फॉर्मूला है, तो उसका एक घाटा भी है स्टार्ट करने का और एक फायदा भी है। घाटा ये है कि जब आप स्टार्ट करेंगे तो आपके पास सारे फॉर्मूले होने चाहिए, अगर है तभी आप पूरा समझ पाओगे। और फायदा ये है कि अगर आप हिम्मत करके अभी उसको एक बार देख लिए और अच्छे से उसको पढ़ पाए तो मिला जुला के लगभग फिजिक्स का 90% फॉर्मूला आप अभी ही याद कर जाएंगे, और ये बड़ा फायदेमंद होगा आपको न्यूमेरिकल्स बनाते टाइम, क्योंकि हमको मालूम है बच्चा कॉन्सेप्ट भी लगाता है सब कुछ, उसको फॉर्मूला याद नहीं है, क्या करेगा। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। सबको धन्यवाद अभी तक साथ देने के लिए।